हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो प्लस टू कंप्यूटर साइंस के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाइथन रिवीजन टूर के बारे में। जैसा कि आप सभी का रिक्वेस्ट आया था कि अंजीब सर आप एक अपना वीडियो डालिए पाइथन रिवीजन टूर के ऊपर, ताकि आपके आने वाले एग्जाम की तैयारी हो सके। जैसे कि आपका 29 मार्च का एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम को टारगेट में लेके इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल कंसाइज कंसेप्ट के साथ, कंसाइज इन द सेंस की समराइज रिपोर्ट के साथ जो नोट्स हैं उसकी मदद से मैं इस पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा और ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में होगा और आपको तुरंत ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। फर्दर हम कुछ क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने वेबसाइट्स पे, जहां से आप कंटेंट को देख सकते हैं, जहां से आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा। और वो कंटेंट कहाँ मिलेगा? वो कंटेंट मिलेगा आपको मेरे वेबसाइट mycstutorial.in के ऊपर में। mycstutorial.in में कंप्यूटर साइंस मेनू के अंदर में 12 कंप्यूटर साइंस और यहाँ स्टडी मटेरियल PDF वाले लिंक पे आप आएंगे। यहाँ पे KVS के कुछ स्टडी मटेरियल जो मुझे अच्छे लगे थे उसका PDF मैंने इस जगह पे रखा हुआ है, जो मिल सकता है आपको, आपके टीचर ने आपको अवेलेबल भी कराया होगा। तो ज़रा उसको समझते हैं और फिर टॉपिक भी अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे पाइथन रिवीजन ऑफ पाइथन आया हुआ क्लास 11th। यहाँ पे आप रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF आ जाएगा। इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस PDF को देख सकते हो, इस PDF में पाइथन रिवीजन टूर के अंदर में आया। पाइथन रिवीजन टूर इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि वहाँ पे अप्रॉक्स 20 मार्क्स के क्वेश्चन पाइथन रिवीजन टूर से पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, काफ़ी वेटेज रखता है। 20 मार्क्स मैटर करता है, 70 में से 20 बहुत वैल्यूएबल होते हैं। चलिए अब ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको कि ग्यूडो वॉन रशम ने डेवलप किया था। और ये लैंग्वेज फरवरी 91 में रिलीज हुई थी और इसको शुरू में BBC कॉमेडी सीरीज मॉन्टी पाइथन्स के नाम के कारण इसका नाम पाइथन पड़ा था। ये एक इंटरप्रेटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि वी आर यूजिंग द इंटरप्रेटर हेयर, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि यू कैन रन द सेम कोड ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे दोनों तरह की प्रोग्रामिंग हो सकती है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। फ्री टू यूज़ है, ओपन सोर्स है। 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ट है ये, ABC लैंग्वेज एंड मोडुला 3 के ऊपर में। ठीक है, इस ऊपर वाले इंट्रोडक्शन से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, टोकन की हम बात करते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसके एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहा जाता है? टोकन कहा जाता है। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पाइथन प्रोग्राम इज नोन एज द टोकन, और इसे हम लेक्सिकल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। देखो, एवरी लैंग्वेज हैज देयर ऑन टोकन एंड एवरी टोकन हैज द स्पेशल मीनिंग। तो यहाँ भी पाइथन के टोकन का भी एक स्पेशल मीनिंग है एंड दैट इज फॉर द पाइथन इंटरप्रेटर। टोकन हमारे पास टोटल 5 तरह के होते हैं: कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। तो जैसा कि आप इस कोड के अंदर देख सकते हो, एक एग्जांपल इमेज दिया हुआ है यहाँ पे, और इस कोड के अंदर मान लो आपने a = 5 लिखा, जहाँ पे a क्या है? हमारा एक आइडेंटिफायर है। a क्या है? हमारा आइडेंटिफायर है। सिंगल इक्वल टू यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, और 5 क्या है? ये लिटरल्स है हमारे लिए। इस जगह पे जैसे आप देख सकते हो इफ का इस्तेमाल किया गया, तो इफ क्या है? हमारा एक कीवर्ड है। एल्स क्या है? हमारा कीवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे a आइडेंटिफायर है प्लस ऑपरेटर है। 1 क्या है? लिटरल्स है। 10 क्या है? लिटरल्स है। ये स्ट्रिंग जो लिखा गया है वो लिटरल्स है। इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज, उन सारी चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो कॉलन यूज किया गया है इसे हम पंक्चुएटर कहेंगे। ये जो कॉमा यूज किया गया है इसे हम पंक्चुएटर कहेंगे। तो आई होप कि आपने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑपरेटर क्या होता है, पंक्चुएटर क्या होता है, लिटरल्स क्या होता है। तो ये आपको यहाँ पे दिख चुका है। अब सबसे पहला जो टोकन है वो है हमारा कीवर्ड। कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है जिसका स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा, एंड ईच एंड एवरी कीवर्ड कैन बी यूज फॉर देयर ऑन पर्पस। जनरली सारे कीवर्ड स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं। जावा पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, बट 3 ऐसे कीवर्ड हैं, ट्रू, नन और फॉल्स, जिनका पहला लेटर कैपिटल होता है। अदरवाइज जितने भी कीवर्ड होंगे वो सारे के सारे स्मॉल होते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? जितने भी नेम्स आप देते हो अपने प्रोग्राम के अंदर में, जैसे कि आप वेरिएबल बनाते हो तो यू डिसाइड द नेम ऑफ द वेरिएबल, आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो यू डिसाइड द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लास, फंक्शन, इन सब का आप कुछ ना कुछ नाम डिसाइड करते हो। तो जितने भी ये प्री डिफाइंड जो वर्ड्स हैं, मतलब सॉरी, जो आपने नेम डिसाइड किए, तो इसके लिए एक नेमिंग रूल्स है, प्री डिफाइंड नेमिंग रूल्स है, जिसकी मदद से हम नाम डिफाइन करते हैं। अदरवाइज क्या होगा? अगर आप नाम प्रॉपर नहीं दोगे या विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल आप उसको यूज करोगे तो आपके सामने एक एरर आ जाता है जिसको हम नेम एरर कहते हैं, या सिंटैक्स एरर हमारे सामने आ सकता है। लिटरल्स क्या होता है? डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स वैल्यू। कोई भी वैल्यू जो आप डालते हो किसी भी वेरिएबल को,
तो दोज आर कॉल्ड लिटरल्स। अब लिटरल्स न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं, है ना, लिस्ट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, टपल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ऑपरेटर्स क्या होता है? वो सिंबल्स जिसकी मदद से आप कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन करते हो वेरिएबल के ऊपर में, उसे हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड पे काम करता है और ऑपरेटर कई तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। कुछ ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड चाहिए, कुछ को एक ही ऑपरेंड चाहिए, तो इसके बेसिस पे हम ऑपरेटर को कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो ये ऑपरेटर वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्वेश्चंस आते हैं उसमें 2 तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। एक तो क्वेश्चन कीवर्ड टोकन से रिलेटेड, आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल से रिलेटेड, ठीक है, और दूसरा ये ऑपरेटर एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक्सप्रेशंस के इवैल्यूएशन के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, कौन सा ऑपरेटर पहले काम करेगा। तो पैरेंथेसिस जो ग्रुपिंग के काम में आता है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन जो पावर के रूप में यूज होता है, तो उसके बाद बिटवाइज नॉर है। उसके बाद पॉजिटिव और निगेटिव अनेरी ऑपरेटर है, जिसको किसी भी वैल्यू को आप पॉजिटिव बताना चाहते हो या किसी भी वैल्यू को आप निगेटिव बताना चाहते हो। उसके बाद आप देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन और रिमाइंडर यानी कि मॉडुलस ऑपरेटर, इनकी प्रायोरिटी इसके बाद आती है। फिर आपका अर्थमेटिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो जाता है, फिर बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज और, फिर आपका सारे रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे आ जाते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज एंड इज नॉट भी यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आपका बुलियन नॉट, बुलियन एंड और बुलियन और की। तो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो बुलियन और की है और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो पैरेंथेसिस की है। तो ये प्रायोरिटी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं पंक्चुएटर्स के बारे में। तो कई तरह के सिंबल्स हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम यूज करते हैं, जैसे कॉमा से हम वैल्यू को सेपरेट करना, सिंगल कोट या डबल कोट से स्ट्रिंग का फॉर्मेशन करना, हैश सिंबल का इस्तेमाल करना कमेंट बनाने के लिए, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना लिस्ट डिक्लेयर करने के लिए, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना डिक्शनरी बनाने के लिए, स्मॉल पैरेंथेसिस इस्तेमाल करना टपल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ हमारे सिंबल्स हैं जो फ्रिक्वेंटली हमारे प्रोग्राम में यूज होते हैं और वो से प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पंक्चुएटर्स कहते हैं। अब हम बात कर ले वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल होता क्या है। एक्चुअली पाइथन के अंदर में वेरिएबल कोई स्टोरेज कंटेनर्स नहीं है, जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ वेरिएबल को स्टोरेज कंटेनर बताया गया है, लेकिन पाइथन के अंदर में ये एक लोकेशन रेफरेंस करने वाला कंपोनेंट है। These are temporary memory location used to store the value which will be used in the program for further. तो एवरी टाइम जब भी आप एक नया वैल्यू असाइन करते हो पाइथन वेरिएबल के अंदर में, तो वो क्या करता है? एक नए लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देता है। तो पाइथन के अंदर में किसी भी डाटा टाइप का हम साइज स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, किसी वेरिएबल का साइज स्पेसिफाई नहीं होता है ना। लेकिन जैसे ही आपने उसको कोई वैल्यू दिया, उसके बेसिस पे पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा? ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि यह वेरिएबल किस टाइप का है। मान लीजिए आपने x इक्वल टू 10 लिखा, इसका मतलब x इंटीजर हो गया। उसी जगह पे मैंने x इक्वल टू राम लिखा सिंगल कोट्स में, तो x स्ट्रिंग हो जाएगा। x इक्वल टू मैंने ट्रू लिखा तो x बुलियन हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? x इक्वल टू मैंने एक लिस्ट डाटा यहाँ पे डाल दिया तो x हमारा लिस्ट टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। तो डेटा टाइप जो है वो डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर में। अच्छा, ये डेटा टाइप क्या चीज होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा टाइप? तो किसी भी डेटा के टाइप्स के बारे में बताना है कि व्हाट टाइप्स ऑफ वैल्यू इट इज एक्चुअली, और उससे ये भी पता चलता है कि क्या क्या ऑपरेशन उसके साथ हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेशन बताता है एंड टाइप ऑफ डेटा बताता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली मेमोरी एलोकेशन की बात यहाँ पे हो रही होती है। तो कितने डेटा टाइप्स हमारे पास अगर देखा जाए तो कैटेगराइज करके बहुत सारे। आप सबसे पहले देखो न्यूमेरिक डेटा टाइप की अगर हम बात करें, तो न्यूमेरिक यानी कि नंबर की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक होता है इंटीजर डेटा टाइप, एक होता है आपके पास फ्लोट डेटा टाइप, एक होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ठीक है। तो 3 तरह के न्यूमेरिक डेटा टाइप हैं। इंटीजर जो सिर्फ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, फ्लोट नंबर विद डेसिमल पॉइंट, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए a प्लस बीजे के फॉर्म में जो नंबर लिखा जाता है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास एक नन डेटा टाइप भी है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। मतलब जब आप चाहते हो कि वैल्यू किसी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू नहीं मिले तो आप नन डेटा टाइप यूज करते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास सीक्वेंस के अंदर में 3 डेटा टाइप आ जाते हैं, जहां पे आप बोलते हो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ आपका आ जाता है टपल, टपल के बाद आ जाता है आपका लिस्ट। ये हमारा सीक्वेंशियल है। अब मैपिंग डेटा टाइप की हम बात करें, जब हम मैपिंग की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी डेटा टाइप जहाँ पे की वैल्यू के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। तो ये कुछ डेटा टाइप हैं जो आपको आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के अंदर में पढ़ना होता है और जानना होता है उसके बारे में।
इसके बाद बात आती है डायनामिक टाइपिंग का। अभी मैं बताया कि पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे आपने अगर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू दिया तो जैसे ही आप वैल्यू दोगे उसका टाइप उसी समय डिसाइड होगा। जैसे a इक्वल टू हेलो तो a एक स्ट्रिंग हो गया, लेकिन a इक्वल टू 12 में a क्या बना, इंटीजर। अभी मैंने आपको यही चीज बताया था, तो इस चीज को ध्यान रखना है। डायनामिक टाइपिंग एक्चुअली होता क्या है? डायनामिक टाइपिंग का मतलब हो गया कि इन अ पाइथन अ वेरिएबल कैन बी असाइंड अ डिफरेंट वैल्यू दैट इज नॉट मैंडेटरी कि दैट वेरिएबल विल कंटेन ऑलवेज इंटीजर और ओनली इंटीजर ओनली। दैट वेरिएबल कैन स्टोर एनी टाइप्स ऑफ द वैल्यू। तो ये क्वालिटी होती है हमारे पाइथन के अंदर में, और इसी को हम डायनामिक टाइपिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या हो गया? कन्वर्जन ऑफ डेटा ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। तो दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। दो तरह के टाइप कास्टिंग होते हैं, एक इम्प्लिसिटली हो सकता है और एक एक्सप्लिसिटली हो सकता है। इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग हम उसे कहते हैं जो पाइथन कंपाइलर, पाइथन इंटरप्रेटर खुद से करता है, और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग उसे कहते हैं जो हम बिल्ट इन फंक्शन की मदद से हम करते हैं। जैसे इंट की मदद से हम डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, फ्लोट की मदद से हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, str की मदद से हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट की मदद से हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, टपल से टपल में, डिक्शनरी से। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्ट होता है। जैसे यहाँ पे a इक्वल टू 12 लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोट a, मतलब a क्या डाटा टाइप आप 12 से, a इंटीजर है उसको आप फ्लोट में कन्वर्ट करो, और अब b की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या रहा है, 12.0। इस तरह से मान लो आपने एक टपल लिया, यहाँ पे लिस्ट ऑफ टी कर दिया, तो टपल किस में कन्वर्ट हो गया, लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। देखो इसका सिंबल चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो। कुछ इंटरनली चेंज होते हैं और कुछ एक्सटर्नल चेंज। जो इंटरनली होते हैं उसे इम्प्लिसिट कहते हैं, जो एक्सटर्नली होते हैं उसे एक्सप्लिसिट कहते हैं। जैसे 5 + 2.0 करेंगे तो इसका आंसर 7.0 आएगा। तो ये डेटा टाइप कैसे चेंज हो गया? यहाँ पे इंटीजर था, यहाँ पे फ्लोट था, तो जब इंटीजर और फ्लोट के बीच ऑपरेशन हुआ तो रिजल्ट हमें फ्लोट में ही मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि पाइथन में दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है हमारा म्यूटेबल और एक होता है हमारा इम्यूटेबल। ये जो म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं वो डेटा टाइप होते हैं जिसकी वैल्यू को इन प्लेस चेंज किया जा सकता है, यानी कि बिना कोई नया मेमोरी एलोकेशन एलोकेट किए हुए, बिना कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। उसी जगह पे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वैल्यू चेंज किया तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल। वो क्या करेगा, एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेगा, एक नया मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो जाता है वहां पे। तो जैसे मान लो x इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे क्या है, ये 10 है यहाँ पे और x ने इसको पॉइंट किया, लेकिन जैसे ही आपने x इक्वल टू 20 किया तो इसने इसको देखना बंद कर दिया। इस मूल्य लोकेशन पर 20 है, x ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया ये। और उसी जगह पे अगर मान लो एक लिस्ट होता जहाँ पे 5, 10, 20 लिखा हुआ है और L ऑफ 0 इक्वल टू हमने 50 लिख दिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये चेंज हो जाएगा। वाई? बिकॉज दिस इज द म्यूटेबल। तो म्यूटेबल डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो म्यूटेबल डेटा टाइप हैं, एक होता है हमारा लिस्ट और एक होता है हमारा डिक्शनरी। तो देयर आर टू म्यूटेबल डेटा टाइप्स इन अ पाइथन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। न्यूमेरिक डेटा टाइप मैंने आपको बता दिया था। न्यूमेरिक डेटा टाइप में हमारे पास क्या क्या आते हैं? देखो पाइथन डेटा टाइप की बात करें, हम नंबर की बात करें तो हमारे पास एक इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, फ्लोट नंबर है। सीक्वेंस की बात करें तो स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट। उसके बाद हमारे पास एक इंटीजर में ना एक बूलियन कैटेगरी भी होता है। मैपिंग की बात करें तो डिक्शनरी, एक सेट डाटा टाइप भी हमारे पास अवेलेबल होता है ना, जो डिक्शनरी के फॉर्म में भी होता है, जहां पे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होती, उसके अंदर में आप डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं सेट के अंदर में। ठीक है, डिक्शनरी क्या है? व्हाट इज द डिक्शनरी? डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड सेट ऑफ द कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वेयर ईच वैल्यू कैन बी स्टोर एज अ की वैल्यू पेयर। तो की वैल्यू पेयर के कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखा जाता है, जहां पे की इन डिक्शनरी शुड बी यूनिक and they cannot be changed while values of the dictionary can be changed. डुप्लीकेट की अलाउड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बताया गया कि शुड बी यूनिक होना चाहिए। बूलियन डाटा टाइप जो हमें दो वैल्यू स्टोर करने की फैसिलिटी दी है, ट्रू एंड फॉल्स। वहां पे ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। सीक्वेंस द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को जो एक साथ स्टोर करते हैं ऑर्डर्ड मैनर में, इंडेक्सिंग मैनर में, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। तीन तरह के सीक्वेंस डेटा टाइप आपके पाइथन में अवेलेबल है, एक आपका स्ट्रिंग है, एक आपका लिस्ट है और एक आपका टपल है। स्ट्रिंग क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ द मेड ऑफ द वन और मोर यूनिकेट कैरेक्टर्स, है ना। आई कैन बी लेटर, डिजिट एंड वॉइस स्पेस। स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाय यूज इनक्लोजिंग one or more characters in a single, double और triple quotes, single quote, double quote and triple quotes। तो किसी भी तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। While you are creating the string, there is a one concept of the indexing is applied here। तो each individual character in a string can be accessed using a technique called indexing। Indexing दो तरह के होते हैं, there are two types of indexing।
In a Python, one is called backward and another is the forward. This is the forward indexing 0, 1, 2, 3, 4, 5, and this is the backward indexing -1, -2, -3, -4, -5 and -6. तो ये हमारा backward होता है. There are some string operations that we are doing with the string. एक होता है हमारा कॉन्केटनेशन. कॉन्केटनेशन का मतलब होता है जहां पे आप स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, एंड फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द प्लस ऑपरेटर. str1 hello, str2 world, str1 plus str2. बिकॉज यू हैव रिटन str1 लिखा हुआ है पहले और str2 बाद में, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा हेलो वर्ल्ड. हेलो पहले आएगा बाद. अगर मान लो str2 प्लस str1, तो हमारी आउटपुट क्या बनती? वर्ल्ड हेलो बन जाती. दूसरा आपका स्ट्रिंग ऑपरेशंस होता है, उसको हम कहते हैं रिपीटेशन. रिपीटेशन मतलब पाइथन अलाउज करता है कि किसी भी सीक्वेंस डाटा टाइप को हम रिपीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लाई ऑपरेटर, यानी कि रिपीटेशन ऑपरेटर. जैसे str1 हेलो है, str1 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो इट मीन्स एक स्ट्रिंग, एक सीक्वेंस और दूसरा न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए. 2 मल्टीप्लाई str1 भी लिखा जा सकता है. दोनों केस में हमें आउटपुट क्या मिलेगी? हेलो हेलो ही हमारी आउटपुट होगी, हमें इससे ज्यादा आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा. मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? देयर आर 2 मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन एंड दैट इज यूज्ड टू चेक द एग्जिस्टिंग ऑफ द वैल्यू इनसाइड द अनदर स्ट्रिंग और सीक्वेंस और नॉट. जैसे इन एंड नॉट इन. इन ऑपरेटर क्या करता है? इसे दो इट टेक्स द टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग अपीयर्स इन द सब स्ट्रिंग इन द सेकंड स्ट्रिंग, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स. जैसे str1 हेलो वर्ल्ड. अब हमने पूछा w इन str1, मतलब क्या ये w str1 में है? ट्रू. हमने पूछा w r इज नॉट इन str1, लेकिन हमें तो यहाँ WR दिख रहा है, तो ये क्या देगा? हमें फॉल्स देगा. एक काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट होता है पाइथन के अंदर में, जिसे हम क्या कहते हैं? स्लाइसिंग कहते हैं, जो स्ट्रिंग के साथ सीक्वेंस के ऊपर या एक्चुअली सीक्वेंस पे ही काम करता है, स्ट्रिंग लिस्ट और टपल पे ही काम करता है. स्लाइसिंग क्या है? इट्स अ वे थ्रू विच वी कैन एक्सेस द सम पार्ट ऑफ द सब स्ट्रिंग, सम पार्ट ऑफ द लिस्ट और सम पार्ट ऑफ द टपल. तो दिस इज नोन एज द स्लाइसिंग. इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफाइंग द इंडेक्स रेंज. ये स्टार्टिंग होता है यहाँ पे गिवन स्ट्रिंग str1, स्लाइस ऑपरेशन str1 n कॉमा n कॉलन m. इसका मतलब हो गया कि ये str1 के स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन n से, जिसमें n इंक्लूड हो जाएगा, एंडिंग पोजीशन m तक लेके आएगा, जिसमें m को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट str1 n कॉलन m रिटर्न्स द कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम str1 टू टिल str1 m-1 तक का कैरेक्टर ये आपको रिटर्न करके देता है. तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है स्लाइसिंग के लिए. जैसे मान लीजिए यहाँ पे str1 में हेलो वर्ल्ड है, यहाँ लिखा है str1 कॉलन 5, तो h इज द जीरो इंडेक्स 1 2 3 4 5, तो ये 1 से e से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा. तो इसने क्या देना है? येलो. देखो 1 0 1 2 3 4, तो ये 4 तक का वैल्यू हमें रिटर्न करेगा. जब भी आप यहाँ पे कोई भी साइज दोगे उससे एक कम वैल्यू ही रिटर्न करता है. str1 7 10, तो 7 का मतलब ये हो गया 0 1 2 3 4 5, 5 स्पेस है 6 7, 7 से 10, तो ORLD, क्योंकि D पे आके हमारा ये रुक जाएगा. तो दिस वे यू कैन डू द स्लाइसिंग. नेक्स्ट आता है ट्रेवर्सिंग इन अ स्ट्रिंग यूजिंग लूप. देखो लूप के अंदर से, मतलब स्ट्रिंग के अंदर से एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट आपको एक्सेस करना है, तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं. जैसे फॉर str1 हेलो, यहाँ पे लिखा फॉर ch इन str1. क्या मीन है इसका? क्या मतलब है? str1 से एक एक कैरेक्टर ch के पास आएगा. फर्स्ट h will come, then e will come, then l will come, then l, then space, then w, and every character is going to be printed by the print statement HELLO space WORLD. तो इस तरह एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ठीक है, तो ये आप समझ गए कि हमें लूप का क्या इस्तेमाल होता है. स्ट्रिंग ट्रेवल से यूजिंग वाइल लूप भी हम कर सकते हैं. फॉर लूप से हमने देखा था, वाइल लूप से भी हो सकता है. str1 हेलो कर दिया, यहाँ पे हमें एक इंडेक्स वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी 0, वाइल इंडेक्स लेस देन लेंथ ऑफ द str1. तब तक चलो जब तक लेंथ ऑफ str1 से छोटा है इंडेक्स हमारा, और str1 इंडेक्स प्रिंट करते जाओ और इंडेक्स की वैल्यू 1 से इंक्रीज करते जाओ. तो इन द सेम केस वी विल गेट द हेलो वर्ल्ड आउटपुट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड का इस्तेमाल किया गया है. और एंड क्या करता है? इट विल जनरली क्या होता है कि प्रिंट स्टेटमेंट लाइन को नीचे लेके जाता है, कर्सर को नीचे लेके जाता है जब भी कुछ प्रिंट होगा. लेकिन अगर आपने उसमें एंड लगाया हुआ है तो वो उसके डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज हो जाएगा. नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द सम यूजफुल फंक्शंस ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग मेथड्स. ठीक है,
तो यहाँ पे जो सबसे पहला फंक्शन हमारे सामने आ रहा है लेंथ, दैट इज गोइंग टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, सबका लेंथ बता देगा ये। अगर आपको उस डेटा टाइप वो वेरिएबल, जैसे यहाँ पे str1 के अंदर में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो लेंथ ऑफ str1 लिखा, तो उसने क्या दे दिया, 12 दे दिया। टाइटल क्या करता है, इट्स रिटर्न द स्ट्रिंग विद द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन द स्ट्रिंग इन द अपर केस। हेलो वर्ल्ड इसमें क्या करेगा, पहले वाले लेटर को, हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है उसको कैपिटल कर देगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टाइटल। लोअर क्या करेगा, इट विल रिटर्न द स्ट्रिंग विद ऑल अपर केस लेटर कन्वर्टेड टू द लोअर केस, ठीक है। str1 हेलो वर्ल्ड, str1 डॉट लोअर, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमें इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात कर ले अपर फंक्शंस, इट इज गोइंग टू जस्ट लाइक अ लोअर, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट द डेटा इन अ अपर केस। नाउ count str comma start comma end returns the number of the times substring str occurs in the given string. If we do not give the start index, the end is that is searching from the 0 to length of the index. तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा str1 के अंदर में तो हेलो वर्ल्ड है, आपने यहाँ लिखा str1 हेलो, तो हेलो एक्चुअली हेलो आई वांट टू सर्च इन दिस कि हाउ मेनी टाइम्स द हेलो इज प्रेजेंट। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा 12 25, तो आप ये कहना चाहते हो कि 0 इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट मत करना सर्चिंग, 12th इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 11 12, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये, है ना। तो इसमें इसने काउंट किया है कि 12 से 25 के बीच में कितने हेलो हैं, तो देयर आर 2 हेलो। str count डॉट हेलो, पूरे कितने हेलो है हमारे पास, तो 3 हेलो है। तो काउंट फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर में सब स्ट्रिंग को काउंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज द फाइंड। फाइंड के साथ भी वही होता है जो काउंट के साथ होता है। तो इट रिटर्न्स द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग str, मतलब इस str जो सबसे पहले मिला होगा वो वाला इंडेक्स हमें ये रिटर्न करता है। इन केस नथिंग इज फाउंड, मतलब वो मैचिंग नहीं है, तो इट विल रिटर्न -1। जैसे हेलो वर्ल्ड हेलो लिखा हुआ है, str डोंट फाइंड हेलो 10 20, 10 से 20 पोजीशन बीच में इसको फाइंड करना है, तो इट्स फाइंड एट 13th इंडेक्स पोजीशन पे वो मिल गया हमारा हेलो। अब इसी जगह पे str1 फाइंड हेलो 15 25 कर रहे हैं, तो देखो ये 19 पे बता रहा है, यानी कि लास्ट वाला हेलो ये बता रहा है। str1 डॉट फाइंड हेलो, तो आपको ये 0 दे रहा है, क्यों, क्योंकि हेलो शुरू से ही स्टार्ट हो गया है। str फाइंड डॉट ही कहीं नहीं मिला, तो इसने क्या दिया हमें -1। तो काउंट एंड फाइंड का डिफरेंस आपको ध्यान में रखना होगा। फाइंड फंक्शन के साथ हमेशा रन टाइम एरर आता है, काउंट के साथ नहीं आता है, तो ये चीज भी आपको ख्याल में रखना है। चलिए इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है इंडेक्स। क्या फंक्शन है, इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन इज ऑल्सो यूज फॉर द सर्चिंग, सच फ्रेम फाइंड रेज एन एक्सेप्शन इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट, ये ध्यान रखना है, बट इंडेक्स डज नॉट। इंडेक्स के केस में क्या होता है, ये इंडेक्स पोजीशन बताता है कि इंडेक्स पोजीशन क्या है। अगर मान लो वो नहीं मिला और इंडेक्स ही, तो वैल्यू एरर सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। इसने क्या किया कि एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट कर दिया। एंड्स विथ एंड स्टार्ट विथ, किसी भी स्ट्रिंग में अगर आपको ये चेक करना है कि ये स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्ट्रिंग कहाँ से एंड हो रहा है, तो इस काम के लिए हम स्टार्ट विथ या एंड विथ का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर ये चेक करना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से ये एंड हुआ या नहीं हुआ, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, तो फॉर दैट जैसे str1 हेलो वर्ल्ड है, हमने लिखा str1 एंड्स विथ वर्ल्ड हैश, तो लास्ट का ये कैरेक्टर चेक करेगा, जितने कैरेक्टर आपने यहाँ दिए हैं उतने को लास्ट में जाके चेक करेगा कि उसके लास्ट में क्या वर्ल्ड हैश है। str1 ends with, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। str एंड विथ LDE, तो LDE तो नहीं है हमारे पास, तो ये क्या दे रहा है हमें, फॉल्स। स्टार्ट विथ क्या करेगा, बिगनिंग से चेक करेगा, और ये हमेशा एंड से चेक करेगा। रेस्ट ऑफ द सेम हेयर। इज LM की बात कर ले, ये इज अल्फा न्यूमेरिक होता है, ये इट विल रिटर्न ट्रू इफ द कैरेक्टर्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग्स आर आइदर अल्फाबेट और न्यूमेरिक। जो भी कैरेक्टर्स आपने दिया वो या तो अल्फाबेट हो या न्यूमेरिक हो, तो इस केस में ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। इफ व्हाइट स्पेस और स्पेशल सिंबल्स आर द पार्ट स्ट्रिंग ऑफ ए स्ट्रिंग इज एम्प्टी, इट रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, बाकी कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। इस लोअर क्या करेगा, इट विल चेक द गिवन स्ट्रिंग इन कंप्लीट लोअर केस अल्फाबेट और नॉट। अगर वो लोअर केस अल्फाबेट है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। उसके बाद हम बात कर लें, अगर हम इज अपर की बात करेंगे तो सेम वे the is lower is going to check the string is the lower case or not, and upper is going to check the string is the upper case or not. अगर upper case में है तो true है, otherwise वो आपको false return करेगा।
is a space that is used to check the string is not empty, all characters are white space or not। तो उसके अंदर में सारे कैरेक्टर व्हाइट स्पेस हैं या नहीं है। जैसे str1 में /n/t/r ये सारे वो कैरेक्टर हैं जिसके में हमें कुछ प्रिंटिंग सिंबल्स नहीं मिलते हैं, तो इन सभी को व्हाइट स्पेस कैरेक्टर ही माना जाता है। तो str1 डॉट इज स्पेस जब आप कर रहे हो तो ये ट्रू दे रहा है, hello/n कर रहे हो तो ये क्या दे रहा है हमें, फॉल्स दे रहा है, क्योंकि हेलो जो है वो हमारा स्पेस नहीं है। इस टाइटल इज गोइंग टू चेक द गिवन स्ट्रिंग इन अ टाइटल केस और नॉट। तो अगर वो टाइटल केस में होगा या नॉन एम्प्टी और टाइटल केस में होगा तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो हमें क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड हमने इसको चेक किया, इस टाइटल इसने ट्रू दे दिया। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड में देखो एच स्मॉल है, डब्ल्यू कैपिटल है, इस टाइटल में क्या दे रहा है आपको, फॉल्स दे रहा है। एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप इट इज यूज्ड टू रिमूव द अनवांटेड कैरेक्टर्स unwanted space from the left side, r strip is used to remove the unwanted space from the right side, and trip function is strip function is used to remove the unwanted things or characters from a string from left and right both side। ठीक है, रिप्लेस क्या करता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, इट इज गोइंग टू रिप्लेस द ओल्ड स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग। रिप्लेस ऑल ऑकरेंसेज किसको रिटर्न करता है, ये याद रखिएगा, ऑल ऑकरेंस ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग विद अ न्यू स्ट्रिंग। ओके, ये ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि पहला वाला तो रिप्लेस होगा बाकी नहीं होगा, तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, ज्वाइन फंक्शन क्या करता है, इट इज गोइंग टू रिटर्न ए स्ट्रिंग, ये हमेशा आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, विच इज द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग हैव बीन ज्वाइंड बाय अ सेपरेटर। तो जो इस स्ट्रिंग के अंदर में कैरेक्टर है वो उस पर्टिकुलर सेपरेटर से ज्वाइन होता जाएगा। जैसे str2 में हमने लिखा हुआ माइनस, तो माइनस को आपने एक सेपरेटर बनाया। जब आपने लिखा है str2 डॉट ज्वाइन str1, तो str1 के एवरी इन बिटवीन टू एलिमेंट्स वो क्या करेगा, ये वाला स्पेस अंडरस्कोर सिंबल सॉरी माइनस सिंबल को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात कर ले पार्टीशन के बारे में कि पार्टीशन क्या होता है। तो पार्टीशन इज द गिवन स्ट्रिंग एज द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द स्ट्रिंग पार्टीशन टू 3 पार्ट्स। ये क्या करता है, जब आप कोई स्ट्रिंग पे पार्टीशन करोगे तो जो उसका फर्स्ट ऑकरेंस होगा सब स्ट्रिंग का, जिसके बेस पे पार्टीशन करना चाहते हो, उसी जगह पे वो उसको पार्टिसिपेट कर मतलब ब्रेक कर देता है, पार्टीशन कर देता है। और जब भी ये पार्टीशन करेगा तो 3 पार्ट्स होंगे और वो सेट ऑफ वो टपल्स के फॉर्म में होंगे। जैसे str1 इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, str1 पार्टीशन इज। अब आपने क्या किया, इज को ढूंढना, पहले ये इज को ढूंढेगा, इज मिल गया तो इज को इट विल केप्ट इन बिटवीन, उसके पहले का सारे लेटर यानी कि इंडिया और उसके बाद का सारा इज अ ग्रेट कंट्री। अगर मान लो str1 पार्टीशन ARE तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। अब गौर से देखना, ARE हमारे इस सेंटेंस में कहीं भी नहीं है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री में। तो जब ऐसे केस में क्या होता है कि ये पूरे के पूरे एलिमेंट को क्या करेगा, वो शुरू में डाल देगा। फिर सेपरेटर हमारा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, क्योंकि ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और लास्ट एलिमेंट की वैल्यू भी हमारे पास खाली हो जाती है इस केस में, जब आपके पार्टीशन में वो डेटा मैच नहीं करता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। पार्टीशन और स्प्लिट के बीच में अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है। स्प्लिट फंक्शन का क्या काम है, वर्ड्स के फॉर्म में ये डेटा हमें रिटर्न करता है, दिए गए स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग के बेस पे वो क्या करेगा, उसको ब्रेक कर देगा। बट एक चीज ध्यान देना है कि अगर आपने स्प्लिट करवाया है किसी भी एक कैरेक्टर पे तो वो कैरेक्टर आपका लॉस हो जाता है। अगर कोई डेलिमिनेटर नहीं दिया गया स्प्लिट फंक्शन को, बाय डिफॉल्ट स्पेस पे काम करेगा। जैसे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, str1 डॉट स्प्लिट, तो ये जहां जहां स्पेस आपको दिख रहा है उस स्पेस पे इसको क्या करेगा, ये स्प्लिट कर देगा। तो फाइनली अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इंडिया एक एलिमेंट मिलेगा, फिर इज, फिर ए, फिर ग्रेट और फिर कंट्री। तो इस तरह से ये डेटा लिस्ट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वही टपल पार्टीशन होता है तो टपल के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, नाउ देयर इज समरी फॉर यू। आप इस समरी को पढ़ लीजिएगा, इसको समझिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस विद मी, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करेंगे, दैट इज द लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, तो ये भी एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है। देखो इसको ऑर्डर्ड सीक्वेंस क्या कहते हैं ये भी समझो। मान लो जो अभी आपने लिस्ट बनाया, यहाँ पे आपने लिखा 5 9 1 3 6, तो इन सभी का क्या होता है, एज पर द ऑर्डरिंग ऑफ द डेटा दे ऑल एलिमेंट्स आर गेटिंग द इंडेक्स पोजीशन। इनका एक इंडेक्स पोजीशन इनको दिया जाता है ऑटोमेटिकली, जो इंडेक्सिंग कहलाता है। तो ये जब मिलेगा तो ये सीक्वेंस में ही मिलता है इसको। जो पहला वैल्यू है उसको पहला इंडेक्स, दूसरे को दूसरा इंडेक्स, तीसरे को तीसरा इंडेक्स, लास्ट वाले को लास्ट इंडेक्स। तो अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि लिस्ट जो होता है वो हमारा एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है।
means it allows to make the change, है ना। unlike a string which consists of only characters, लिस्ट के अंदर में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू को कलेक्ट कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, इवन नंबर, कोई भी लिस्ट के डाटा हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि लिस्ट हमारा एक ऐसा डेटा टाइप है जहां पे मिक्स्ड वैल्यू रखा जाता है। अगर मान लो लिस्ट और स्ट्रिंग के बीच में डिफरेंस आपसे पूछ दिया जाए तो आप कह सकते हो कि स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप ऑर्डर्ड सीक्वेंस है जहां पे कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स के फॉर्म में ही रखा जा सकता है। मतलब हम स्ट्रिंग के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, लेकिन जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ किसी भी डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। इंडेक्सिंग अभी बताया था कि जो भी हम एलिमेंट क्रिएट करते हैं, एवरी एलिमेंट इज हैविंग देयर ऑन इंडेक्स पोजिशन, जो हमारे स्लाइसिंग में हमारी हेल्प करता है। लिस्ट के साथ भी हम कॉन्कैटेट कर सकते हैं, रिपीटेशन कर सकते हैं, मेंबरशिप कर सकते हैं और स्लाइसिंग कर सकते हैं। कॉन्कैट का मतलब हो गया हम दो लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, हम दो लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम मल्टीपल लिस्ट को भी हम दूसरे दो लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। रिपीटेशन का मतलब हो गया कि हम उसको रिपीट करवाएंगे, सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा। जैसे कि स्ट्रिंग के केस में आपने रेप्लिकेट किया था, वही चीज हम टपल के केस में भी कर सकते हैं। सिंबल वही यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई का सिंबल। अब लिस्ट 1 हेलो है, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, आपने लिस्ट 1 4 कर दिया, तो देयर आर 4 एलिमेंट इन अ लिस्ट। मेंबरशिप ऑपरेटर जो होता है वो एग्जिस्टेंस चेक करने के काम में आता है ना। तो देयर आर 2 मेंबरशिप ऑपरेटर, ये देखेगा कि एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट, अगर प्रेजेंट है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अब जैसे यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू लिखा हुआ, आपने लिखा ग्रीन इन लिस्ट 1 तो ट्रू, मैंने लिखा सियान इन लिस्ट 1 तो क्या दे रहा है ये हमें, फॉल्स दे रहा है। क्लियर है? चलो, नाउ जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग, लिस्ट इज ऑल्सो हैविंग द स्लाइसिंग। जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो हम 3 वैल्यू बताते हैं, स्टार्ट, उसके बाद स्टॉप और उसके बाद स्टेप। हम 3 वैल्यू बताते हैं। स्टार्ट का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, स्टॉप का डिफॉल्ट वैल्यू लेंथ ऑफ एलिमेंट होगा, जो भी उसका लेंथ है वो इस वेरिएबल है ना, और स्टॉप का वैल्यू आपकी मर्जी पे है कि आप क्या देना चाहते हो, ठीक है। तो लिस्ट को भी हम ट्रेवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइसिंग जैसे देखो, लिस्ट के अंदर रेड, ग्रीन, सियान, ब्लू है, यहाँ पे लिखा 2:6। ध्यान रखना है जब भी आप स्लाइस करोगे ये लास्ट वाला वैल्यू इंक्लूड नहीं होता है, तो 2 से 5 के बीच में 0 1 2 यानी कि ब्लू, सियान 2 3 4 मैग्नेटा एंड 5 येलो, तो यह डाटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रेवर्सिंग इन अ लिस्ट, आप लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते हो। जब हम लिस्ट को ट्रेवर्स करते हैं तो हम यहाँ भी लूप का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट लाइक ए स्ट्रिंग, हम यहाँ पे फॉर लूप से भी ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए एक लिस्ट आपने बना रखा है, रेड ग्रीन ब्लू येलो ब्लैक, और जब आप फॉर आइटम इन लिस्ट 1 करते हैं और प्रिंट करते हैं आइटम को, तो ये रेड ग्रीन ब्लू येलो ब्लैक को प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटी है। इसके बाद इसके भी लिस्ट के भी कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो आपको जानने चाहिए और काफी इंपॉर्टेंट है। The first one is the length function, which is going to return the length of the list passed as a argument, ठीक है। जैसे ये लिस्ट है, आपने यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ लिस्ट, ये आपको 5 देगा। लिस्ट की बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द एम्प्टी लिस्ट विद नो आर्गुमेंट्स पास। जैसे कि आपने लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट लिखा तो इट इज गोइंग टू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। आपने str1 इक्वल टू AIOU लिखा, आपने लिखा लिस्ट str1, तो इस स्ट्रिंग के एवरी एलिमेंट को लिस्ट के एलिमेंट में देखो यहाँ पे अलग अलग कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वो लिस्ट फॉर्म में जो भी सीक्वेंस वैल्यू हम देंगे उसको वो लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अपेंड फंक्शन का काम है, इट इज यूज्ड टू, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। इट इज यूज्ड टू ऐड अ सिंगल एलिमेंट पास एज एन आर्गुमेंट। एक एलिमेंट अगर एज आर्गुमेंट पास किया गया तो हम अपेंड की मदद से उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ये लिस्ट को देखें, यहाँ पे 10 20 30 40 है, आपने लिखा लिस्ट 1 डॉट अपेंड 50, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 50 ऐड कर देगा। इस तरीके से दिख सकता है आपको यहाँ पे लिस्ट 1 10 20। अब मैंने यहाँ पे कहा लिस्ट अपेंड 50, 60 और इसको एज ए लिस्ट बना दिया, तो ये एज ए लिस्ट ही इसके अंदर में क्या होगा, अपेंड हो जाएगा। अब अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को अपेंड करना चाहते हो जैसा कि आपने यहाँ पे किया था, तो इसके लिए यू आर हैविंग अनदर फंक्शन एंड दैट फंक्शन नोन एज द एक्सटेंड। एक्सटेंड विल गोइंग टू अपेंड ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ड एज आर्गुमेंट टू द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट, ठीक है। उसके एंड में जो लिस्ट दिया उसमें वो अपेंड कर देगा। जैसे यहाँ पे 10 20 30 दिया हुआ है, लिस्ट 2 में आपका 40 एंड 50 है, तो जब आप लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2 करोगे तो लिस्ट 2 की जो वैल्यू है वो लिस्ट 1 में 10 20 30 के बाद यानी कि 10 20 30 40 एंड 50 अपेंड हो जाएगा। द नेक्स्ट इज द इंसर्ट फंक्शन। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका ध्यान रखना। इंसर्ट फंक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स इन द लिस्ट। एक एलिमेंट को इंडेक्स पोजीशन पे दिए गए इंडेक्स में इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट का यूज करते हैं। इंसर्ट में सबसे पहले हमें पोजीशन बताना होता है कि किस पोजीशन में इंसर्ट करना है, फिर आपको बताना होता है कि क्या इंसर्ट करना है।
2 इज द इंडेक्स पोजीशन, मींस 0 1 2, तो मतलब ये इस पोजीशन पे जाके वैल्यू को इंसर्ट करेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। लिस्ट 1 इंसर्ट 0,5, 0 का मतलब हो गया बिगिनिंग ऑफ लिस्ट में इंसर्ट करके दिखाना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपका आता है काउंट फंक्शन, जस्ट लाइक ए स्ट्रिंग। Here also the count function is used to count the number of times the given element occurs in a list. Okay, index, that is also just like a this, just like a count here. Index functions, index, it will return the first occurrence of the element in the list. If element not found, it is going to generate an value error message. Okay, तो ये value error देता है अगर कोई element आपको उसमें नहीं मिलता है। Remove क्या करेगा? Remove is used to remove the element permanently. तो remove the given element from the list. If the element is present multiple times, only the first occurrence is removed. If the element is not present, the value error is generated. देखो मल्टीपल टाइम्स होने के बावजूद भी ये फर्स्ट ऑकरेंस को ही क्या करता है? रिमूव करता है। और अभी मैंने आपको बताया था इंसर्ट बता दिया, ठीक है, पार्टीशन बता दिया, एक फंक्शन और है, अभी याद आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो लिस्ट 1 के अंदर में मान लो ये डेटा है, आपने यहाँ से रिमूव कर दिया 30 को, तो 30 आपका ये वाला रिमूव हो जाएगा। अच्छा सॉरी, फर्स्ट ऑकरेंस कह रहा है ना ये, तो इसने कहा फर्स्ट ऑकरेंस को रिमूव करता है, यस। तो फर्स्ट ऑकरेंस के केस में ये वाला 30 हमारा क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि रिमूव के केस में क्या होता है, डेल के केस में क्या होता है ना। तो ये सारे फंक्शनलिटीज आपको याद होने चाहिए फंक्शन, क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको स्टेटमेंट लिखना होता है बाय यूजिंग द फंक्शन। Pop function is also very useful of a list. It is going to return the element whose index is passed as a parameter or also removed from the list. If no parameter is given, then returns and removes the last element. जैसे आपको इसमें से लास्ट एलिमेंट हटाना है तो आपने लिखना है लिस्ट पॉप। अब इसने लिख दिया लिस्ट पॉप 3, तो 0 1 2 3, तो ये 40 को क्या करेगा? रिमूव कर देगा। बट अगर आपने सिर्फ लिस्ट 1 पॉप लिखा तो जो लास्ट एलिमेंट है ये उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। रिवर्स क्या करता है? अगर जैसे कि आपने यूज किया था अभी पॉप फंक्शंस, ठीक है, और पॉप्स के साथ हमने रिप्लेस यूज किया था। रिप्लेस क्या करता है? ऑल ऑकरेंस को रिप्लेस करता है ना। और रिमूव क्या करेगा? फर्स्ट ऑकरेंस को सिर्फ रिमूव करता है, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास लास्ट ये फंक्शंस क्या है, जिसका नाम है रिवर्स। रिवर्स क्या करेगा? एरे को शॉर्ट कर देगा और उसके ऑर्डर को चेंज कर देगा। शॉर्ट नहीं करेगा, उसके ऑर्डर को चेंज कर देगा। तो इट इज गोइंग टू मेक द कंप्लीट चेंज इनसाइड द एरे। सॉर्ट क्या करता है? इट इज गोइंग टू सॉर्ट द गिवन एलिमेंट्स ऑफ द गिवन लिस्ट इन प्लेस। वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर देता है, वो भी इन प्लेस करता है। अगर आप डिसेंडिंग, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में सॉर्ट कर रहा है, बट इफ यू वांट टू सॉर्ट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपको यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखना होगा। सॉर्टेड इज ऑल्सो द वन ऑफ द फंक्शंस, बट यहां पे इन प्लेस हो रहा था। क्या हो रहा था? इन प्लेस हो रहा था, उसी वेरिएबल में चेंज हो रहा था। बट सॉर्टेड विल क्रिएट अ न्यू लिस्ट। इसे लिस्ट एज अ पैरामीटर आपको देना होगा जिसको सॉर्ट करना है, एंड देन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स अरेंज इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। जैसे इस एलिमेंट को आपने लिस्ट को दिया, ये लिस्ट 1 को क्या करेगा? सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट करके आपने कहां डाल दिया? लिस्ट 2 में। लिस्ट 1 चेक करो और लिस्ट 2 चेक करो। नाउ यू विल सी द बिकॉज द डेटा इज अरेंज्ड इन अ असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ भी रिवर्स का कंसेप्ट है, जैसे कि आपने ऊपर शॉर्ट में रिवर्स यूज किया था, यहाँ भी रिवर्स इक्वल टू अगर ट्रू लगा दोगे तो ये क्या करेगा? उसी स्ट्रिंग, उसी लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। नाउ वी आर हैविंग द min max and sum function that is going to return the minimum value, largest value and sum of the element, ठीक है। नाउ इसका एक समरी दिया हुआ है जो आप खुद से पढ़ लेंगे। फटाफट देखते हैं इसको। हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 13 पे। एंड नाउ वी रीच द टपल्स। टपल क्या होता है? टपल इज द इम्यूटेबल डेटा टाइप। ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है एंड इट इज ऑल्सो द ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स। यहां भी आप डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू को स्टोर कर सकते हो टपल के अंदर में। टपल जो है वो स्मॉल राउंड ब्रैकेट्स के साथ, स्मॉल ब्रैकेट्स से क्लोज होता है और जितने भी वैल्यू होते हैं कॉमा से सेपरेट होते हैं। लाइक लिस्ट एंड स्ट्रिंग, एलिमेंट्स ऑफ द टपल कैन बी एक्सेस यूजिंग द इंडेक्स वैल्यू। जैसे हम वहां पे यूज कर रहे थे, ऐसे यहाँ भी इंडेक्स वैल्यू की मदद से हम उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्सिंग क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ अ टपल कैन बी एक्सेस इन द सेम वे एज अ लिस्ट और स्ट्रिंग। यानी कि आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, इन सारे कंसेप्ट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इट ऑल्सो हैविंग द मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है।
टपल क्या होता है? इट्स अ इम्यूटेबल डेटा टाइप. क्या होता है? इट्स अ इम्यूटेबल. इट मींस दैट द एलिमेंट ऑफ द टपल कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड. आप इसके एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते. जैसे आप ये चेंज करने की कोशिश करोगे तो यू आर गेटिंग एन टाइप एरर, मतलब चेंज नॉट अलाउड. टपल के साथ क्या क्या ऑपरेशंस हो सकता है? टपल कॉन्कैट हो सकता है, टपल रेप्लिकेट हो सकता है. आप कॉन्कैट कर सकते हो, दो टपल को ऐड करके एक नया टपल आप बना सकते हो. रिपीट कर सकते हो, मल्टीप्लाई सिंबल को यूज करके आप उसको मल्टीपल टाइम्स के लिए दिखा सकते हो, जस्ट किसी भी टपल के वैल्यू को. ठीक है. मेंबरशिप ऑपरेटर, इसकी मदद से वी आर चेकिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए एलिमेंट इन अ टपल, कि एक एलिमेंट टपल में है या नहीं है देखने के लिए हम मेंबरशिप करते हैं. ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है अगर वो मिल जाता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है. ठीक है. मेंबरशिप हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, एक इन और एक नॉट इन. एक इन और एक नॉट इन, ये ध्यान रखिएगा. इन क्या करेगा? अगर इन ट्रू दे रहा है तो नॉट इन उस समय में फॉल्स देगा. ठीक है. इन में एग्जिस्टेंस पता चलता है, नॉट इन में नॉट एग्जिस्टेंस की हम बात करते हैं. स्लाइसिंग क्या होता है? लाइक स्ट्रिंग एंड लिस्ट, स्लाइसिंग कैन बी अप्लाइड ऑन अ टपल ऑल्सो. यू कैन टपल को भी आप स्लाइस कर सकते हो. जैसे मान लो टपल 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे 3:6, तो ये क्या करेगा? 0 1 2 3 3 हो गया, 4 5 6 70 को छोड़ के ये यहाँ तक का डेटा हमें वापस कर देगा. तो ये हमें क्या देगा? 40, 50, 60. ठीक है. तो नाउ दिस इज द टपल ओवर एंड वी मूव ऑन द डिक्शनरी. डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी जो है उसको ध्यान समझिएगा. इट्स अ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द मैपिंग डेटा टाइप. यहाँ पे मैपिंग होता है सेट ऑफ कीज और सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में, जैसे हम की वैल्यू पेयर कहते हैं, और इसका माइंड फॉर्म को हम आइटम कहते हैं. अ की सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय द कॉलन सिंबल एंड कंसेक्यूटिव आइटम्स आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा. ठीक है. आइटम्स डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड. ये अनऑर्डर्ड है, मतलब यहाँ मैंडेटरी नहीं है कि आप जिस सीक्वेंस में डाटा दे रहे हो उसी सीक्वेंस में क्रिएट होगा, वो अलग फॉर्म में भी क्रिएट हो सकता है. डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप मैनुअल डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं और आप डिक्ट फंक्शन की मदद से भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं. आपको ध्यान ये रखना है कि डिक्शनरी बनाते समय हमें कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. की वैल्यू पेयर को सेपरेट करने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, और कीज हमेशा यूनिक होना चाहिए. कीज मस्ट बी यूनिक. ठीक है. एक चीज और ध्यान रखना है कि जो कीज होते हैं डिक्शनरी के अंदर में, वो इम्यूटेबल डेटा टाइप के होते हैं, जबकि वैल्यूज जो होते हैं वो म्यूटेबल की भी हो सकते हैं. मतलब वो चेंज नहीं हो सकता है. कीज जो होता है डिक्शनरी के अंदर में नंबर, स्ट्रिंग और टपल के फॉर्म में ही होता है. अगर मैं नंबर की बात कर रहा हूं तो इंटीजर, फ्लोट, बुलियन सब आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. अब एक एम्प्टी डिक्शनरी अगर क्रिएट करना है तो देखो क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है डिक्शनरी 1 इक्वल टू ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट. डिक्शनरी 3 इक्वल टू मोहन कॉलन 95, राम कॉलन 89, सोहेल कॉमा 92, संगीता कॉमा 95. तो दिस इज ओके. अब आप डिक्शनरी 3 को प्रिंट कराओगे तो आपको कुछ इसी तरीके से जैसा आपने यहाँ बनाया था तो सेम वे में आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल सकता है. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस द डिक्शनरी. एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी यानी कि की वैल्यू पेयर को अगर एक्सेस करना होता है डिक्शनरी में तो जनरली वी आर यूजिंग द कीज टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मंथ 95 राम है. अब यहाँ पे डिक्शनरी 3 राम लिखा गया, तो ये क्या करेगा? ये की को कंपेयर करेगा. ये ट्रू हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 89. ओके. क्योंकि राम के साथ यहाँ पे राम का वैल्यू क्या है? 89 दिया है. दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू. इसी तरह से यहाँ पे डिक्शनरी 3 संगीता किया गया, 35 आ गया. द की डज नॉट एग्जिस्ट. डिक्शनरी 3 श्याम नाम का की नहीं है, तो ऐसे केस में आपको क्या मिल गया? यहाँ पे की एरर मिल गया. म्यूटेबिलिटी की बात करें तो डिक्शनरी को म्यूटेबल डेटा टाइप कहते हैं, बट ओनली वैल्यूज कैन बी चेंज. वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ चेंज इन अ की. म्यूटेबिलिटी ऑफ डिक्शनरी एडिंग न्यू आइटम. डिक्शनरी एज म्यूटेबल विच इंप्लाइज दैट कंटेंट्स ऑफ डिक्शनरी कैन बी चेंज आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड. न्यू आइटम अगर ऐड करना है तो सिंपली आपको क्या करना है? डिक्शनरी का नाम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट में उस नए की का नाम लिखो और उसको एक वैल्यू असाइन कर दो, तो वो आइटम ऐड हो जाएगा. किसी को मॉडिफाई करना है तो सेम कंडीशन है. डिक्शनरी वेरिएबल का नाम लीजिए, उस डेटा टाइप का मतलब उस वेरिएबल का नाम लीजिए जो आपने बनाया था, डिक्शनरी, और उस की का नाम लीजिए. हम मार्क्स को चेंज करना चाह रहे हैं, की को लिखिए और उसको एक नया वैल्यू असाइन कर दीजिए. देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसका दो यूज होता है. फर्स्ट तो ये चेक करता है कि क्या एग्जिस्ट है. एग्जिस्ट करेगा तो अपडेट कर देगा. अगर ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो अपडेट कर देगा. लेकिन अगर ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो उसको ऐड कर देगा. अगर एग्जिस्ट है तो अपडेट, और अगर नॉट एग्जिस्ट है तो क्या करेगा? उसको ऐड कर देगा. तो ये एक इसका नेचर है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा.
ठीक है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एरर बेस्ड क्वेश्चंस और चेक करने वाला क्वेश्चंस, आउटपुट वाले क्वेश्चंस, कई तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मेंबरशिप ऑपरेटर, डिक्शनरी के साथ भी मेंबरशिप ऑपरेटर काम करता है। मेंबरशिप ऑपरेटर जो है बाय डिफॉल्ट वो की प्रेजेंट इन डिक्शनरी है उसको चेक करेगा, बट हम उसके साथ उसकी वैल्यूज को भी चेक करा सकते हैं। मान लो मैं चाहता हूं ये वैल्यूज में चेक हो, तो सुहेल इन डिक्शनरी डॉट वैल्यूज लिखना पड़ता है। ठीक है क्या, और अगर कीज में बाय डिफॉल्ट तो कीज में चेक कर रहा है, लेकिन अगर वैल्यूज में चेक करना है तो डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा। अगर नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द की इज नॉट प्रेजेंट, तभी ये नॉट इन ट्रू रिटर्न करेगा। इन तब रिटर्न ट्रू करता है जब वो एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ट्रैवर्सिंग ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी को भी ट्रैवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर लूप। जैसे हमने लिखा फॉर की इन डिक्शनरी 1 एंड प्रिंट की एंड डिक्ट 1 की। डिक्ट 1 की से हम उसके की वैल्यू पेयर को एक्सेस कर रहे हैं। मोहन 95 ये की है, की में क्या आएगा, मोहन आएगा, राम आएगा, सुहेल आएगा, संगीता है, तो मोहन राम। एंड उसके बाद आपने जब यहाँ पे डिक्शनरी 1 की लिखा था तो की वैल्यू मान लो मोहन है, तो डिक्शनरी 1 मोहन, तो मोहन के पास वैल्यू क्या है 95, डिक्शनरी 1 राम, राम के पास वैल्यू क्या है 89, डिक्शनरी सुहेल 92 एंड संगीता 85। हम इसको दूसरे तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द आइटम्स मेथड। आइटम्स बिल्ट इन मेथड की मदद से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आइटम्स जो होता है वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, कुछ टपल्स के फॉर्म में हमें डेटा रिटर्न करता है। तो फॉर की वैल्यू इन डिक्शनरी आइटम्स, तो यहाँ पे क्या होगा, आइटम से की वैल्यू के पेयर में डाटा निकल रहा है, तो की तो के के पास की के चला जाएगा के, और वी वैल्यू के पास चला जाएगा। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन, डिक्शनरी के भी कुछ अपने बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो हमें जानने हैं, जैसे लैंड, डिक्ट, कीज, वैल्यूज, आइटम्स, गेट, अपडेट, डेल, क्लियर, फ्रॉम कीज, कॉपी, पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, मैक्स, मीन, काउंट, सॉर्टेड एंड कॉपी। लेंथ फंक्शन की हम बात कर ले तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द टपल, लेंथ ऑफ द लिस्ट, तो ये लेंथ ऑफ द डिक्शनरी रिटर्न करेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कीज। डिक्शनरी की बात करें तो एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का काम करेगा। यहाँ से आप एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं डिक्ट मेथड से। तो जैसे यहाँ पे देखो मैंने पेयर 1 में यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट मोहन 95 दिस, तो एक लिस्ट ऑफ टपल्स बनाया गया और इस टपल को हम डिक्शनरी को पास करते हैं तो वो क्या करेगा, हमें डिक्शनरी के फॉर्मेट में इसी डेटा को डिक्शनरी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देगा। कीज, इट इज गोइंग टू रिटर्न द लिस्ट ऑफ द कीज इन द डिक्शनरी, जो कीज है डिक्शनरी के वो रिटर्न करेगा। वैल्यूज, लिस्ट ऑफ द वैल्यूज रिटर्न करता है। जैसे आपने वैल्यूज लिखा तो देखो 95, 89 एंड 92 आपको देखने को मिला। जब आपने कीज लिखा तो यहाँ पे मोहन, राम, सुहेल एंड संगीता आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आइटम्स अभी मैंने बताया था, आइटम्स के केस में क्या होता है, इट इज गोइंग टू रिटर्न अ लिस्ट ऑफ टपल्स इन अ की वैल्यू पेयर। ठीक है, जैसे डिक्शनरी दिस आपने लिखा डिक्शनरी 1 डॉट आइटम्स, देखो मोहन 95, राम 89, सुहेल 92 एंड संगीता 85। तो इस तरह से क्या करेगा, ये हमें की वैल्यू आइटम्स के फॉर्म में निकाल के देता है, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। गेट फंक्शन से क्या है, अगर आप किसी की के वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो उसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू को, तो आपको यहाँ पे गेट मेथड का यूज करना चाहिए। जैसे डिक्शनरी 1 डॉट गेट संगीता करोगे या डिक्शनरी 1 डॉट गेट सोहन करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा। अगर की एग्जिस्ट नहीं है तो ऐसे केस में ये आपको इफ की डज नॉट प्रेजेंट इन दैट इट विल रिटर्न नन वैल्यू। तो जनरली वहाँ पे क्या था, जब हम सिंपल डिक्शनरी लिखते थे और इस डिक्शनरी में हम एक कोई की का नाम लिख देते थे और वो की एग्जिस्ट नहीं करता था तो एरर आ जाता था, रन टाइम एक्सेप्शन आ जाता था। बट यहाँ पे क्या है कि अगर की प्रेजेंट नहीं होगा तो ये आपको नन वैल्यू रिटर्न करेगा। अपडेट is used to append the key value pair of the dictionary passed as argument to the key value pair of the given dictionary। अपडेट की मतलब हम चेंज करते हैं, एग्जिस्टिंग की वैल्यू में तो की के वैल्यू में तो चेंज हो जाएगा। मान लो यहाँ पे जैसे डिक्शनरी 1 में मोहन 95 है ना, मोहन 95, राम 89, सोहेल 92, संगीता 85 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने डिक्शनरी 2 में क्या लिया है, सोहन एंड संगीता, तो यहाँ पे मुझे सोहन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। गीता है क्या इसमें, इसमें गीता भी नहीं है, इसमें गीता भी नहीं है, हमें यहाँ तो नहीं दिख रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जब डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट करोगे तो डिक्शनरी 2 के सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब आप अपडेट करते हो और डिक्शनरी 2 में एग्जिस्टिंग की जो डिक्शनरी 1 के अंदर में की वैल्यू था वही की वैल्यू यहाँ पे है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू वहां पे अपडेट हो जाएगा। डेल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। डेल मेथड से क्या करते हैं, हम किसी भी आइटम को गिवन की को डिलीट कर सकते हैं डेल कमांड से। ठीक है,
डेल के आगे आपको क्या करना है, डिक्शनरी का नाम लिखना है, फिर जिस की के वैल्यू को डिलीट करना है उस की का नाम लिखना है, कुछ इस तरीके से। क्लियर क्या करेगा, इट विल गोइंग टू डिलीट द ऑल द आइटम्स फ्रॉम द क्लियर ऑल द आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी, पूरी डिक्शनरी को साफ कर देगा। ठीक है, नाउ देयर आर सम एक्सरसाइज फॉर यू, तो ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो चलो इस एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आई थिंक इसको कल डिस्कस करेंगे। ओके, अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।